गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि हम प्रोजेक्टाइल का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल हैज़ टू टाइप्स, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड वर्टिकली प्रोजेक्टाइल विच इज़ आल्सो नोन एज ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, है ना। तो वी डिड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, सम पैरामीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वर्टिकली रेंज एंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द horizontal projectile is parabolic in nature, है ना। Likewise we are going to discuss second type of projectile which is called oblique projectile, है ना। तो जैसे प्रोजेक्टाइल तो प्रोजेक्टाइल है, चाहे हॉरिजॉन्टल है या ओब्लीक है, तो ट्रेजेक्ट्री की नेचर जो है वो पैराबोलिक ही रहेगी। तो जहाँ पे भी हम ये प्रूफ करेंगे पैराबोलिक नेचर ऑफ ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो पैराबोलिक नेचर ऑफ ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में क्या आ जाएगा, एंगल बीच में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि इस पॉइंट से मैंने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस तरीके का पाथ ऑप्ट करेगा, है ना, विच इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। तो एट सम पॉइंट दैट पर्टिकुलर बॉडी विच इज नेम्ड एज प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम हाइट, है ना। तो मान के चलो O से शुरू किया, A पॉइंट पर उसकी मैक्सिमम हाइट थी, देन B पॉइंट पे वो सेम लेवल पे आ गया, ठीक है। तो जहां से आपने उसे थ्रो किया और जहाँ पर वापस वो ग्राउंड पे आया, वो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस आप देखेंगे तो उसे हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये वाला देखेंगे तो जिसे आप बोलेंगे हाइट या वर्टिकली रेंज, है ना। O से लेके A तक उसकी हाइट में इंक्रीज ही होता गया और A से लेके B तक हाइट में डिक्रीज ही होता गया। तो मैंने आपको बोला था जब तक ये हाइट इंक्रीज हो रही है तब तक इस जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, वर्टिकली कंपोनेंट uy, है ना। तो जब तक हाइट असेंडिंग ऑर्डर में जब तक हाइट गेन ही हो रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा ऊपरी तरफ रहेगा। इस पॉइंट पर उसके पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जब हाइट डिक्रीज हो रही है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो तब भी रहेगा, फॉरवर्ड जर्नी आगे की तरफ तो रहेगी, अब जो है वर्टिकली कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाएगा। इस पॉइंट को आप लेके चलें। तो अगर आप ट्रेजेक्ट्री के किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी अगर निकालें प्रोजेक्टाइल की, तो टोटल एनर्जी सेम ही रहेगी, है ना। ऑल्दो दिस एट पीक पॉइंट द प्रोजेक्टाइल हैज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। तो जहाँ पे वर्टिकली कंपोनेंट नहीं होगा, लेकिन स्टिल इट हैज टोटल एनर्जी, दैट इज total energy of the projectile at this point or at this point or at any other point on this trajectory। तो टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, although its components of velocity goes on changing, राइट। तो हम लेट करते हैं कि थीटा एंगल पे उसे आपने थ्रो किया, है ना। तो आपने इनिशियल वेलोसिटी u कितने एंगल पे थ्रो किया, थीटा। तो ए कंपोनेंट को आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux लिखेंगे, है ना। तो ux जो है जिसके साथ एंगल बन रहा है वो हमेशा cos थीटा, और ए कंपोनेंट जो है जिसे आप uy लिखेंगे और यू है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें। तो थीटा थ्रो करने पे प्रोजेक्टाइल जो है अटेन्स दिस टाइप ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना। तो वी हैव टू शो दैट दिस टाइप ऑफ ट्रेजेक्टरी इज द नेचर ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक नेचर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि मान के चलें कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना था x और वर्टिकल डिस्टेंस कितना था y। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिसे t बोल लेता हूँ, है ना, x एंड y be the horizontal distance and vertically distance covered by the projectile, covered
बाय द प्रोजेक्टाइल, है ना। तो मान के चले किसी पर्टिकुलर टाइम पे टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया प्रोजेक्टाइल ने, x, और टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया प्रोजेक्टाइल ने, y। तो कितने टाइम की बात हो रही है, t टाइम की। देयरफॉर मुझे अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना होगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और जिस टाइम की बात हो रही है उससे प्रोडक्ट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो आपने ux बोला गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं x ले रहा हूँ, है ना। ux को मैं u cos थीटा इंटू टी, और जब जहाँ मैं t निकालूंगा x अपान u cos थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, राइट। अब हमारे पास निकालते हैं वर्टिकली डिस्टेंस कितना कवर किया प्रोजेक्टाइल ने उसी टाइम पे। तो आपने फार्मूला तो ये पढ़ा हुआ है, यू टी प्लस 1/2 AT², है ना। इसी फार्मूले को मैं कन्वर्ट करते हुए s वर्टिकली डिस्टेंस y, है ना, u, तो वर्टिकली वेलोसिटी यू टी प्लस 1/2 a। जब कोई चीज़ वर्टिकली मोशन में होगी आप बढ़, तो a की जगह पे माइनस जी, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो माइनस जी t²। तो y इजकल टू यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो y इजकल टू यू वाई की वैल्यू, इट मीन u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 इंटू यू। टी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ले लेता हूँ मैं, तो दैट इज x u cos थीटा इसका होल स्क्वायर। तो y इजकल टू दिस इज u साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी, x का भी स्क्वायर आ गया, u का भी स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। तो जिसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख लेता हूँ, x इजकल टू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y साइन थीटा टी, सॉरी y की जगह पे आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले रहे हैं, तो यहाँ t की वैल्यू मैंने पुट नहीं की थी, यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट कर रहे हैं साइन थीटा। तो t की वैल्यू क्या थी, x u cos थीटा। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, g ऊपरी है 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, x साइन थीटा अपॉन cos थीटा तो बन जाएगा tan थीटा, ठीक है, माइनस इस चीज़ को आप कोई कांस्टेंट मान लें पूरी एक, और ये हमारे पास x। तो जहाँ पर आपने k जो है वो g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के बराबर पुट किया। अगर नहीं भी करना तो आप इसे रहने दें। तो आप देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन जो है किसकी है, ये भी क्वेश्चन एक पैराबोला की है। तो आपने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है, चाहे वो ओब्लिक है, वो जो पाथ फॉलो करता है मीन्स ट्रेजेक्टरी जो है उसकी पैराबोलिक नेचर की हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसी के आगे पैरामीटर निकालें, तो पहला पैरामीटर जहाँ पर भी हमारे पास आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे मैं कैपिटल टी ले लेता हूँ, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप पहले डेफिनेशन दे चुके हैं कि कितने टाइम तक, है ना, वो प्रोजेक्टाइल जो है एयर में रहा, है ना। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट रिमेन्स इन एयर, या जिसको हम ऐसे बोलेंगे टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न्स एट इट्स ओरिजिनल लेवल। ग्राउंड से आपने उसको थ्रो किया था, वापस ग्राउंड में पहुंचेगा, तो ये पूरा पाथ कवर करने का, अगर इसे मैंने ओ बोला, इसे मैंने बी बोला, तो ओ से बी तक जब वो गया तो कितना टाइम उसने लगाया, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। तो मान के चलो मैंने उसे टी ले लिया। तो मैं फिर जो सेकंड एक्वेशन ऑफ मोशन है वहाँ से शुरू करता हूँ, यू टी प्लस 1/2 AT², है ना। तो इसी इक्वेशन को जब मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो ये वर्टिकली डिस्टेंस मान के चलो कि ये हमारे पास, इसको बाई ले लिया मैंने, और वर्टिकली वेलोसिटी दैट इज यू वाई इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट को आप टी लिख रहे हैं, ए की जगह माइनस लिखेंगे जी, तो 1/2 जी ये आ गया, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है जीरो हो रही है, ग्राउंड से वापस ग्राउंड पे आ गया, तो जहाँ पे मैं जीरो पुट करता हूँ, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा टी
-1/2u और ये भी हमारे पास t का स्क्वायर। तो मुझे ये चीज़ निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ 2 इसके साथ, इट मीन 2u sin थीटा t इसे इक्वल टू कर देता हूँ dt स्क्वायर। एक t कैंसिल हो जाएगा, तो जब मैंने t निकालना चाहा ये बन जाएगा 2u sin थीटा अपॉन t। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को परमानेंट आप याद भी रखेंगे, ठीक है। मान के चलो कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि कोई बॉडी जो है ना 30 डिग्री पे आपने कितनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड से आपने थ्रो कर दिया किसी चीज़ को, कितने डिग्री 30 डिग्री। तो बताओ कितने टाइम के बाद, बताओ उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, है ना। एक बॉडी को मैंने इतनी स्पीड के साथ इतने एंगल पे थ्रो कर दिया, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने देर के बाद वो वापस ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। सीधा सीधा फार्मूला आपके पास है ना। इसमें 2u भी आपको दिया गया है कितना 5 और साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू 30 और g की वैल्यू, जैसे साइन थीटा आपको पता है ना, उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे। जी आप चलो आप पुट करके बताते हैं। ये बन गया हमारे पास 10 और g की वैल्यू भी 10। इसे ख़त्म कर दें, साइन 30 होता है 1/2। 1/2 मीन 0.5 सेकेंड में, आधे सेकंड के अंदर वो नीचे पहुंच जाएगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि मैं सेकंड ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। तो अभी आपने पढ़ा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, जहाँ से थ्रो किया वापस जहाँ गिरा, ये पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है इसे हॉरिजॉन्टल रेंज बोल देंगे। जिसे हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, है ना, इन विच डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। कब तक, कौन सा डिस्टेंस, ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। जो टाइम ऑफ फ्लाइट आप t ले रहे हैं, t टाइम के अंदर उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर दिया, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। जैसे HR या सिंपली R से डिनोट कर सकते हैं। और इसका हमने अभी निकालना है, फार्मूला बनाना, देखो कैसे निकल जाएगा बेटा। कोई भी हॉरिजॉन्टल रेंज है या वर्टिकल रेंज है तो डिस्टेंस ही है। जब डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है तो वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर हॉरिजॉन्टल रेंज है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेना होगा, और t जो है वो कितनी देर तक हवा में रहा, इट मीन्स उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकलाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux है और टाइम ऑफ फ्लाइट t है। ux की वैल्यू u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट t की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, ऊपर ये देख रहे हैं 2u sin थीटा, 2u sin थीटा अपॉन g। तो इसका मीनिंग हो गया कि मैं हॉरिजॉन्टल रेंज अब निकाल रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2u का स्क्वायर, साइन थीटा भी है, cos थीटा भी है, अपॉन g, है ना। तो किसी तरीके से मैं 2 को अगर जहाँ मान के चलता हूँ तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का एक फार्मूला सबसे सिंपल तरीके से मैंने ड्राइव कर दिया। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला बन गया, है ना। तो जहाँ पे भी कोई भी बॉडी आपको दी गई होगी, इतनी स्पीड से आपने उसे थ्रो किया, इतने एंगल पे थ्रो किया, बोलो कितने दूर आगे गिरेगी वो ग्राउंड पे। तो आप आराम से इस फार्मूले को मेमोराइज करके, इस फार्मूले को यूज़ करके आप उसे आराम से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन जहाँ आता है कि मान के चलो कि मुझे जहाँ से कोई किसी बॉडी को किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से थ्रो करना है ना, और मुझे ऐसे थ्रो करना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरे, मीन HR जो है इससे बड़ा पॉसिबल ही नहीं हो पाए। तो उसके लिए मुझे एंगल, कितने एंगल पे, देखो मैं अलग एंगल पे थ्रो करूँगा, तो अगर मैं अलग एंगल पे थ्रो करूँगा जहाँ गिरेगा, और एंगल पे थ्रो, तो कोई तो एक ऐसा एंगल होगा जिस एंगल पे हॉरिजॉन्टल रेंज सबसे मैक्सिमम बनती है। देखिए वो भी हम निकालेंगे। तो HR इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होगी, अब HR के फार्मूले में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लगी हुई है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की वैल्यू 1 कर दें तो वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं इधर 2 थीटा साइन 2 थीटा की जब मैं वैल्यू 1 करूँगा तो हमारे पास ये भी मैं लिख सकता हूँ 1 जो है साइन 90। तो जहाँ 2 थीटा जो है वो 90, इट मीन्स थीटा जो है 45। तो ये एक आपको एंगल मिल गया कि अगर आप किसी चीज़ को भी
45 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, उससे ज़्यादा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं हो सकती। देयरफॉर अगर हमें एच आर मैक्सिमम का फार्मूला अगर बनाना है तो मैंने ये लिख दिया 2u² अपॉन जी साइन ऑफ 2, मैंने बोला थीटा कितना होना चाहिए 45, और ये साइन 90 जो है वो 1 होता है। इट मीन जब भी आपको हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो आप उसे ये फार्मूला लेके चले HR u² अपॉन जी, इससे ज़्यादा मैक्सिमम हमारे पास। तो बेटा हम नेक्स्ट थर्ड पैरामीटर जो लेके चल रहे हैं वो है कि मैक्सिमम हाइट कितनी गेन होगी प्रोजेक्टाइल की, है ना। तो जैसे मैंने आपको बोला जैसे आएगा ये हाइट मैक्सिमम हाइट, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे को एक ही हाइट होगी, पर्टिकुलर एंगल पर्टिकुलर वेलोसिटी। हाँ, अगर हम वेलोसिटी चेंज कर दें, एंगल चेंज कर दें तो हाइट में फर्क। तो पर्टिकुलर वेलोसिटी पर्टिकुलर एंगल तो मास पे डिपेंड ही नहीं है। मान के चलो कि एक मैं 10 ग्राम का कोई स्टोन को थ्रो कर रहा हूँ, एक 20 ग्राम के स्टोन को और एक 100 ग्राम के स्टोन को थ्रो कर रहा हूँ। मैं इनकी वेलोसिटी फिक्स कर देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, मैं एंगल फिक्स कर देता हूँ 45 डिग्री एंगल, सेम वेलोसिटी सेम एंगल, तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज ही होगी, ये मास चाहे अलग अलग क्यों नहीं है ना। तो मास पे इंडिपेंडेंट अभी हम फार्मूला लगा के देख लेंगे। हाँ, अगर मैं 45 डिग्री पे ही थ्रो करूँगा लेकिन वेलोसिटी अलग अलग करूँगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज अलग अलग हो सकती है फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर एंगल, है ना। एवरी प्रोजेक्टाइल मस्ट हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। तो कैसे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है आपने, तो एक फार्मूला आपने फिर देखा v² - u² = 2as। इस जगह पर आके उसकी ये फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी क्योंकि यहाँ से तो आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया था, है ना। तो जब मैं वर्टिकली रेंज निकाल रहा हूँ तो हम क्या करेंगे वर्टिकली वेलोसिटी, तो ये वर्टिकली वेलोसिटी का स्क्वायर। अब जहाँ पे भी क्या है हमारे पास वर्टिकली वेलोसिटी तो -2g वर्टिकली है ना, डिस्प्लेसमेंट को मैं ले लेता हूँ। अब वर्टिकली वेलोसिटी, अब तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकली वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, सिंस एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी वर्टिकली कंपोनेंट तो 0 है, जहाँ पे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो ये मैंने 0 कर दिया, इट मीन्स uy का स्क्वायर -2gh, जहाँ से मैं अगर h निकाला इट मीन्स u/² अपॉन, अब u क्या है u साइन थीटा, इट मीन u का भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये एक फार्मूला अभी आपने देखा, जैसे मैंने इधर बात की थी, तो कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया उस पर भी डिपेंड है, कितने एंगल पे थ्रो किया उस पर भी ये हाइट डिपेंड है, बाकी मास पे ये डिपेंड ही नहीं है। तो इस तरीके से आप कोई भी अगर क्वेश्चन लेते हैं, है ना, तो आप आराम से इन 2-3 फार्मूला लगा के हर एक चीज़ उसकी निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपको और समझाता हूँ, वो आपने जा रखना। अगर किसी बॉडी को आपने 30 डिग्री पे थ्रो किया, राइट, मैं बोलूँगा कितने और एंगल पे थ्रो करूँगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज उसकी सेम रहेगी, है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहने के लिए आप एक शॉर्टकट तरीका जा रखें, प्रूफ भी है ये, लेकिन आप फिलहाल जा रखें। अगर मैं 30 डिग्री पे थ्रो करूँगा तो दूसरा जो बॉडी है ना वो 90 - 30 डिग्री पे सेम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। 90 - 30 का मतलब हो गया 60 डिग्री पे। अगर हम दोनों को देखें तो दो ऐसे एंगल जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है। अगर मैं एक 15 डिग्री पे थ्रो करूँगा और दूसरा अगर मैं 75 डिग्री पे थ्रो करूँगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज उनका सेम बनना चाहिए, है ना, ऑल्दो देयर एंगल आर डिफरेंट, है ना। क्योंकि तो इसलिए ये प्रूव भी होगा, आप उसको याद भी रखें। अगर एक एंगल में θ1 ले रहा हूँ और दूसरा एंगल θ2 ले रहा हूँ, अगर θ1 और θ2 जो है उनका सम 90 डिग्री होगा, देन θ1 पे हॉरिजॉन्टल रेंज अगर R1 आ रही है, θ2 पे हॉरिजॉन्टल रेंज अगर R2 आ रही है, तब R1 और R2 इक्वल होंगे, मतलब उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज अलग नहीं होगी, है ना। तो यही चीज़ मैं यहाँ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रूफ करते हैं, ये आपने θ1 पे थ्रो किया और दूसरे को आपने θ2 पे थ्रो किया, लेकिन आपने क्या देखा कि ये एक ही पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, ये चीज़ चेंज नहीं हुई इनकी, ठीक है। तो
मैं इसको प्रूफ करता हूँ, देखो कैसे आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या बोला आपने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो पहले वाले प्रोजेक्टाइल θ1 एंगल पे जिसको आपने थ्रो किया है ना विद द सेम वेलोसिटी, तो उसके लिए मैं हॉरिजॉन्टल रेंज को r1 ले लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा ये यू स्क्वायर साइन, तो थीटा की जगह पे आप θ1 कर दें है ना इसे। और दूसरे को जिसको आपने θ2 पे थ्रो किया उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज को मैं r2 लिखता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, तो थीटा की जगह θ2 आ जाएगा। ये मैंने दो क्वेश्चन ले ली है ना। लेकिन आपने क्या बोला, आपने बोला कि हॉरिजॉन्टल रेंज सेम कब होगी, जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हो गया θ2 जो है 90 माइनस θ1, या θ1 जो है 90 माइनस θ2, कोई भी एक लेके चले। तो मैं θ2 90 माइनस θ1 ले लेता हूँ। तो r2 की जगह पे मैं θ2 जो था उसकी जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूँगा यू स्क्वायर साइन, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2, θ2 की जगह पर 90 माइनस θ1 पुट कर रहा हूँ मैं है ना। तो इसका अपान जी तो आएगा इट मीन्स r2 ये आएगा यू साइन 2 की मल्टीप्लाई और अंदर कर लें, तो 2 की मल्टीप्लाई 90 के साथ 180 माइनस 2 थीटा अपान जी। तो r2 साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन जो है वो किसके बराबर आएगा, ये 2 θ1। तो ये हमारे पास साइन यू स्क्वायर, जैसे ये लिखा मैंने साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो 2 की मल्टीप्लाई जब इससे की 180 हो गया, अब इससे की तो 2 बीटा हो गया। तो ये हमारे पास बिल्कुल साइन 2 θ1 अपान जी ही आएगा है ना। क्यों, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, वो साइन थीटा ही होता है। तो जहाँ पे साइन 180 माइनस 2 θ1 क्या होगा, साइन 2 θ1 ही होगा है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट से देखे तो ये वाली इक्वेशन जो है यू स्क्वायर साइन 2 θ1 अपान जी जो है वो r1 के बराबर है। तो ये दोनों ही बराबर हो गए, ठीक है। फिर इस पॉइंट को आप दिमाग में रखें, सेम वेलोसिटी से दो बॉडीज अलग अलग एंगल पे आपने अगर प्रोजेक्ट की, तो अगर वो दोनों एंगल का सम 180 होता है ना, तो देन देयर हॉरिजॉन्टल रेंज मस्ट बी सेम एट ऑल कास्ट। वो आपने प्रूव करके भी बता दिया है ना। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आता है कभी, अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए एक 45 डिग्री पे है और दूसरा 65 डिग्री पे है, क्या इनका हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 नहीं होता है। अगर एक 30 डिग्री पे थ्रो किया, दूसरा 60 डिग्री पे थ्रो किया, क्या इनका हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा, यस होगा, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 90 बनता है। थैंक यू वेरी मच।